Hello guys, welcome back to my channel. आओ करके देखें. So today we will start the first chapter of politics, which name is power sharing. Power. So here the word power means that authority which is given by the public to any institution or organization, or as we are reading the politicals chapter, so we can see that political पार्टीज को जो भी हम अथॉरिटी देते हैं हमें हैंडल करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, मतलब डिसीजंस लेने के लिए, उसे हम इस चैप्टर में पावर कहेंगे. यूजुअली यू ऑल नो दैट कि पावर का मतलब तो शक्ति होता है, मीन्स एनी काइंड ऑफ पावर. बट हियर पावर का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो अथॉरिटी से है. एंड नाउ द सेकेंड वर्ड इज शेयरिंग. Sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. Means in this chapter we will read about the power sharing. Means जो भी आप मतलब एक अथॉरिटी को आप कोई भी चीज़ हैंडल करने के लिए देते हो तो उसके अकेले की बात तो होती नहीं है कि किसी भी कंट्री को इतनी आसानी से हैंडल कर सके. सो इसीलिए वो जो अथॉरिटी होती है या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो जो होती है वो पावर को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. सो आप सभी डेमोक्रेसी 9th चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ के ही आए होंगे. सो जो हमारा पावर का शेयरिंग होता है वो होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. These three are the main parts of a country, and especially to design a democracy, these three are very important. ओके. सो मैं आप लोगों को एक मतलब होलसेल बता दूं कि हम इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ेंगे क्या. पावर शेयरिंग मैंने आप लोगों को बता ही दी कि एक्चुअली पावर शेयरिंग होती क्या है और वो किस लिए इम्पोर्टेंट होती है. तो हम इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, बट विद एग्जाम्पल ऑफ 2 countries, श्रीलंका एंड बेल्जियम. Okay, you all know that Sri Lanka is in Asia and Belgium is in Europe. श्रीलंका तो जस्ट हमारे नीचे ही, आप सभी को पता ही होगा, but Belgium is a bit far away from us. Okay, so now we will proceed to our chapter. Sri Lanka. First of all, we will discuss about the Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu, 2 crore population, diverse population like other South Asian countries. So जो श्रीलंका एक कंट्री है ये एक आइलैंड है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा आइलैंड मीन्स क्या होता है. वेल मैं रिवाइज करवा देती हूँ. जो भी एक कंट्री होती है, सपोज ये अगर श्रीलंका है तो ये जो है ये चारों तरफ से एज अ मतलब पानी से सराउंडेड है, तो जो इसकी बीच का ये कंट्री होता है इसे ही आइलैंड कहते हैं. और श्रीलंका तो आप सभी को पता है कि मतलब सेंटर में है एंड वो चारों साइड से वाटर से सराउंडेड है, तो इसलिए श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है. और ये जो हमारा सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु का, इससे सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स अभी है. ओके. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, और एज लाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज इसकी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है. डाइवर्स पॉपुलेशन मीन्स इट वेरीज, मीन्स जो यहाँ के लोग होते हैं उनकी मतलब कल्चर, लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड ऑल थिंग्स आर डिफरेंट. रिलीजन ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. सो इन श्रीलंका देयर वर 2 communities which were living. First one is Sinhala and second one is Tamils. So Singhalas were the Sri Lankan natives. Means जो ये सिंघालाज हैं ये श्रीलंका जब बना था तब से वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बट जो तमिल है वो थोड़ा बाद में आए थे. एंड ऑल्सो द तमिल इंक्लूड्स 2 subgroups. The first one is Tamil native, which one Srilankan Tamils. Means जो तमिल नेटिव्स हैं वो श्रीलंका में जो तमिल्स या रहे होंगे या आए होंगे वो कहलाते हैं श्रीलंकन तमिल्स, और वी कैन से दैट तमिल नेटिव्स. एंड जो सेकेंड वन इज दैट जो
कॉलोनियल टाइम जब था तो उस टाइम जो भी मतलब इंडियंस को शिफ्ट किया गया था इंडिया से श्रीलंका फॉर द प्लांटेशन पर्पस ऑफ कॉफ़ी एंड टी एंड ऑल दैट, तो उस टाइम जो इंडियंस तमिल जो थे वो श्रीलंका शिफ्ट हुए थे, उन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं। ओके, सिंघाला आर मेनली बुद्धिस्ट एंड तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। ओके, तो जो सिंघालाज हैं उनका जो मेन रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है, और जो तमिल्स हैं उनका मेन रिलीजन हिंदूज और मुस्लिम्स है। यस, एक्सेप्शनल 7% जो सिंघालाज और तमिल्स हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। सो नाउ वी विल डिस्कस द बेल्जियम। बेल्जियम इज इन यूरोप और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल। ओके, आई होप आप सभी को श्रीलंका की कैपिटल पता ही होगी। बाय द वे मैं बता देती हूँ, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। ओके गाइस, सो बेल्जियम इज a small country of Europe, bordered with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री की जो कंपोजिशन है वो एथनिक कंपोजिशन है। तो जो हमारा बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, और इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग से। ओके, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब जस्ट हाफ ऑफ श्रीलंका। ओके, नाउ एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री। एथनिक कंपोजिशन मीन्स जो कंट्री की पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, उसे बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन। ओके, तो इसकी जो कंपोजिशन है मतलब इसकी जो डाइवर्जन है पॉपुलेशन में वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर है। ओके, तो 59% लिव्स इन फ्लेमिश एंड स्पीक्स डच, 40% lives in Wallonia and speaks French, 1% live in Belgian and speaks German. जो 59% पीपल है वो फ्लेमिश मीन्स वहाँ का एक सिटी और टाउन है वहाँ रहते हैं और डच बोलते हैं। जो 40% है वो वालोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, एंड 1% जो रिमेनिंग है वो बेल्जियन में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। ओके, इन दिस कैपिटल सिटी ब्रुसेल, इसकी जो सिटी है कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, उसमें जो 80% पीपल है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% पीपल डच स्पीकिंग है। ओके, माइनॉरिटी आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिच एंड पावरफुल, मीन्स जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में है बट वो लोग रिच और पावरफुल हैं, और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो लोग हैं तो मेजॉरिटी में बट उन्हें जो इकोनॉमिक और एजुकेशन बेनिफिट्स या डेवलपमेंट मिले थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के काफ़ी लेट में मिले थे। ओके, ड्यू टू दिस अटेंशन अकर्स बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। मीन्स स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, बट आफ्टर दैट 1950s एंड 60s में यहाँ डच भी आ गए। तो अब मतलब इन लोगों को भी बराबर का अधिकार चाहिए एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सो इसकी वजह से इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया 1950s एंड 60s के बीच में। ओके, तो जो टेंशन था वो मेनली ब्रुसेल जो इनकी कैपिटल थी वहाँ ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि वहाँ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे और जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो बाकी होल कंट्री में मेजॉरिटी में थे। मीन्स अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहाँ पे माइनॉरिटी में, अब कैपिटल पे कोई कब्जा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब पूरे कंट्री पे एक टेरिफाइंग कुछ भी डर टाइप्स हो सकता है, और जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो बाकी कंट्री में थे, तो इसलिए इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ब्रुसेल में ज़्यादा हुआ था, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल थे उन्हें डर था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं ये कहीं जो उनकी
कैपिटल है उसे अपने कब्जे में ना कर लें। So now we will proceed further in the chapter Majoritarians in Sri Lanka। जो हमारा श्रीलंका था वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, और 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसे सिंघाल्स को बना दिया गया था। मीन्स वहाँ पे सिंघाल्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की थी उन्होंने ड्यू टू फियर और ड्यू टू फॉर देयर वोट पर्पस और वोट बैंक उन्होंने जो 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने सिंघाला को बना दी, और तमिल को जो वो जस्ट नेग्लेक्ट या डिसरिगार्ड कर रहे थे। Government prefer Singhalas in universities and government job. Also, they not only make the Singhala official language, also they prefer Singhala in university and job, government jobs. Means सीधे सीधे कहा जाए तो उन्हें रिजर्वेशन टाइप्स में मतलब प्रिफर किए। रिजर्वेशन टाइप्स देने क्या मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में जॉब लेने जाओ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओ या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ, तो आप अगर सिंघाला हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब आपको पहले ऑप्शंस में दिए जाएंगे। देन गवर्नमेंट अनाउंस्ड एवरीवन शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब सिंघालास का जो मतलब रिलीजन था वो बुद्धिज्म था, इसलिए जो गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया कि सब लोग बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और फॉस्टर करेंगे। फॉस्टर मीन्स जो होता है मीन्स उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ना कि डिमोटिवेट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। श्रीलंकन तमिल्स स्टार्टेड फीलिंग inferior and also believed that none of the political parties were sensitive regarding their culture and language. They felt that the constitution and government didn't treat them equally and also did not give equal opportunities. अब भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने सारा का सारा जो भी बेनिफिट्स था या क्या बोले मतलब जो भी ऑप्शंस थे, बेनिफिट्स थे, अपॉर्चुनिटीज थे, सारी प्रायोरिटी प्रिविलेजेस जो थे वो सिंघालास को दे दिए। अब इस बात से ऑब्वियस सी बात है कि जो तमिल श्रीलंकन तमिल्स थे उन्हें प्रॉब्लम तो होगी, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रॉब्लम अलग, गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम अलग। अब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में जब रिजर्वेशन मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब नॉर्मल कोई भी चीज हो उसमें भी उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही जाएगी, तो मतलब उन्हें डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी, इसलिए उन्हें इन्फीरियर फील होने लगा और उन्हें ये भी फील होने लगा कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है हमारे कल्चर और लैंग्वेज को लेके। मीन सीधे सीधे कहा जाए तो उन्हें ये फील होने लगा कि अब हमारा कल्चर लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस कंट्री में। तो इसके लिए उन्होंने जो था मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। As a result, their relations become worse. अब आप रिवॉल्ट करोगे वो भी मेजॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी होके, तो ऑब्वियस सी बात है बवाल तो होगा ही, ठीक है। तो उनके जो रिलेशंस थे वो वर्स्ट हो गए। उसलिए श्रीलंकन तमिल्स ने जो मेनली मतलब स्ट्रगल या रिवॉल्ट स्टार्ट किया था उनका मेन पर्पस क्या था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब एंड एजुकेशन। मतलब जो तमिल थी उनका ये डिमांड थी कि उन जो तमिल लैंग्वेज है इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, रिलीजन ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब जिस स्टेट में या जिस भी सिटी में जो तमिल ज़्यादा है तो वहाँ की ऑटोनॉमी उन्हें ही दी जाए, ना कि सिंघाल्स को दी जाए, ओके। एंड ऑल्सो दे वांट द जॉब एंड एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी उन्हें ताकि वो लोग भी मतलब कुछ कर सके। Demand for religion autonomy to province populated by Tamil was repeatedly denied. उनकी जो रिलीजन ऑटोनॉमी वाली जो प्रोविंस की मतलब डिमांड थी उसे बार बार गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। By 1980, several parties organization formed demanding an independent Tamil Elam in north and east part of the Sri Lanka. 1980s में जो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मतलब वो प्रोटेस्ट करने लगी, स्ट्रगल करने लगी फॉर द तमिल्स कि इन्हें एक
डिफरेंट एलम, यानी एलम मतलब स्टेट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट एलम नॉर्थ में और ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में जो इनकी पॉपुलेशंस थी वो ज्यादा थी। ओके, disturb between the two communities turned into widespread conflict and soon it take a face of civil war. Civil war, अब एक कंट्री में दो कम्युनिटीज या रिलीजन के लोग एक ही बात पे मतलब लड़ाई करेंगे तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होना काफी नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ भी वही हुआ। अब सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में जो कंट्रीब्यूशन चल रहा था उसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। मीन्स अब इसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे सिविल वॉर में उन्हें तो जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो नॉर्मल लोग थे उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था वहां पे, सिविल वॉर जो वहां क्या बोलते हैं, जो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से मतलब जो रिजल्ट उसके आए थे वो काफी वर्स्ट आए थे। उसकी वजह से 1000 पीपल वर डाइड। वो भी 1000 पीपल जो मरे थे, वो ये नहीं था कि सिर्फ सिन्हालास के या तमिल्स के मरे हो, वो दोनों कम्युनिटीज के मरे थे। मीन्स लड़ाई करने से ना तो इनका भला हुआ था ना तो इनका, दोनों की प्रॉब्लम्स हुई थी। फैमिलीज वर इन ट्रबल। जो फैमिलीज थी उन्हें फोर्स किया गया कि आइदर आप तो कंट्री छोड़ दो या फिर आप अपना रिलीजन चेंज करो, दो ही ऑप्शंस थे। तो इसलिए फैमिली वालों को काफी प्रॉब्लम हुई थी। सिविल वॉर कॉज सेटबैक टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जो सिविल वॉर हुआ था उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा वर्स्ट सेटबैक हुआ था सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पे। अब सोशल लाइफ पे इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी वजह से मतलब वहां की कोई भी कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो घर का माहौल कैसा होगा, खराब ही ना होगा। तो उसी तरह से जब दो कम्युनिटी एक कंट्री में लड़ेगी या सिविल वॉर वाली कंडीशन हो जाएगी तो उसकी वजह से सोसाइटी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इस वजह से सोशल कंडीशन खराब हुआ। कल्चरल कंडीशन इसलिए खराब हुआ, भैया ना तो आप अपनी चलने दे रहे हो ना तो हमारी चलने दे रहे हो। मतलब आप अपना तो चला रहे हो तो आप मेजोरिटी में हो तो आप अपनी चला रहे हो, अब हम माइनॉरिटी में तो मतलब हमें एग्जिस्ट ही नहीं करने दोगे, तो हम आप परेशान करोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए जो कल्चरल प्रॉब्लम हुई थी। अब सिविल वॉर होगा तो सिविल वॉर में कोई अपनी प्रॉपर्टी तो तोड़ोगे नहीं, आप दूसरों की प्रॉपर्टी तोड़ोगे, या पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तीन ही प्रॉपर्टी बचती है सिविल वॉर में। जो हमारी प्रॉपर्टीज का लॉस होता है वो या तो पब्लिक की होती है या फिर गवर्नमेंट की होती है। अब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है वो 50% गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज तो गवर्नमेंट की होती ही है। तो इसलिए सीधे सीधे कहा जाए तो उस कंट्री का इकोनॉमी एकदम जीरो होने वाला था। इतना मतलब सिविल वॉर करोगे तो इकोनॉमी पे लॉस तो होगा ही। फाइनली ये सिविल वॉर आके 2009 में खत्म हुआ। मतलब ये सिविल वॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुआ था 1950s एंड 60s में और एंड कब हुआ 2009 में। मतलब अप्रॉक्स 50 इयर्स चला था। 50 इयर्स जो हमारा सिविल वॉर था वो चला था। ओके, तो हमारा सेशन आज हम यही स्टॉप करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।